जय हिंद बच्चों। चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर साउंड। इस साउंड चैप्टर में ना हम लोग प्रोपगेशन ऑफ साउंड पढ़ेंगे। प्रोपगेशन ऑफ साउंड मतलब ये जो साउंड है वो कैसे आगे बढ़ता है, कैसे प्रोपगेट होता है। तो साउंड को प्रोपगेट होने के लिए सबसे पहली बात कि एक मीडियम की ज़रूरत है, मतलब कोई मटेरियल का होना ज़रूरी है। अगर वैक्यूम है तो ये साउंड कभी भी ट्रेवल नहीं करेगा। मतलब स्पेस में जहाँ वैक्यूम है, पूरा एयर नहीं है, उस जगह पे हम अगर कुछ बोलेंगे तो सामने वाला सुन नहीं पाएगा। इसके लिए मतलब साउंड को प्रोपगेट होने के लिए क्या चाहिए? मटेरियल चाहिए, मीडियम चाहिए। ऐसा लाइट के लिए नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं लाइट वैक्यूम से आती है। अब साउंड जो ट्रेवल करेगा, ये जो वेव होती है उस वेव को कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होता है ना कि ये तुम समझ लो कि हमारे पास इस तरीके से एयर के अपने अलग अलग लेयर्स हैं। कौन सी लेयर है? एयर की, हवा की लेयर है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, जैसे गिटार वगैरह का प्लग है। मैं गिटार जो बजाते हैं लोग, तो इसको हम यहाँ से प्लग करेंगे। जैसे ही तुम इसे प्लग करोगे, ये अपने मीन पोजीशन के अलोंग में क्या होगा? वाइब्रेट हो जाएगा। और जब ये मीन पोजीशन के अलोंग में वाइब्रेट होगा तो यहाँ पे जो लेयर्स होंगी वो लेयर्स भी अपनी जगह से हट जाएंगे। और इस तरह से यहाँ पे ना दो जोन्स क्रिएट होंगे। एक कंप्रेशन का जोन होगा और एक ऐसा जोन होगा जिसको हम रेरफैक्शन बोलेंगे। ये जो मैं बना रहा हूँ दैट इज़ द कंप्रेशन। मतलब ये जो एयर के लेयर्स होती हैं ना वो बहुत क्लोज आ जाएंगी, तो उसी को हम क्या नाम देते हैं? कंप्रेशन। कंप्रेशन। और जो दूर दूर दिखाई दे रहा है तुमको, उसको हम कहते हैं रेरफैक्शन। क्या वर्ड यूज़ करते हैं? रेरफैक्शन। तो और इसी वेव का नाम क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो पूरा प्रोसेस बहुत सिंपल सा है। तुम कोई भी एक तार है, वायर है जो अपने बेस से जुड़ा हुआ है, इसे तुम ऐसे प्लग कर दो, थोड़ा सा खींच दो, तो ये क्या होगा? अपनी जगह पे ऐसे वाइब्रेट हो जाएगा। जब ये वाइब्रेट होगा तो जो हवा है उसमें इस तरह के कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन डेवलप होंगे, और यही आगे जाके साउंड का हमें सिग्नल देते हैं। मतलब यहीं पे साउंड जनरेट हो जाती है। अब यहाँ पे ना कुछ कनेक्टेड पॉइंट्स हैं जिसकी अपनी एक फॉर्मल डेफिनेशन है जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में भी तुम्हें मिल जाएगी। हम इसको पहले खाली समझ लेंगे। सबसे पहला वर्ड देखो मैंने जो यूज़ किया वो यहाँ पे मैंने यूज़ किया, सबसे पहला वर्ड यूज़ किया वो है वाइब्रेशन, है ना। कैसे ये वाइब्रेट हुई? इसी वाइब्रेशन को मेजर करने के लिए हम रखेंगे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। जो हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं वो सबसे पहला हमने यहाँ पे देखा वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम displacement of the particle of the medium about its mean position when a wave passes through it. It is denoted by A, its SI unit is
मीटर। एम दिख रहा है तुम्हें वहाँ पे? तो एम्पलीट्यूड का सिंपल सा मतलब था कि भाई ये प्लग था, तुमने उसको अपनी जगह से पुल किया, अब वो क्या हो गया, अपनी जगह पे वाइब्रेट हो रहा है। सो मैक्सिमम वो कितना दूर गया, अपने मीन पोजीशन के अलोंग में वो कितना दूर तक गया, इसी को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। ये बहुत काम की इंफॉर्मेशन आ गई सबसे पहला। उसके हम इसको लिखते चलते हैं। पहला हमने पढ़ा एम्पलीट्यूड। अब दूसरा जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइम पीरियड। देखो टाइम पीरियड हमसे क्या कह रहा है, टाइम पीरियड हमसे क्या कह रहा है कि जब ना तुम इसको वाइब्रेट करोगे, ऐसे प्लग करोगे, खींचोगे अपनी तरफ, तो ये क्या होगा, अपनी जगह पे वाइब्रेट होने लगेगा। अब वाइब्रेट तो हुआ, लेकिन एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लगा, ध्यान से समझो, एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लगा, उसी को हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या है, इट इज द, हम ऐसे स्टार्ट करते डेफिनेशन, इट इज द टाइम taken by particle of the medium to complete its one vibration, to complete its one vibration. It is denoted by capital T. Its SI unit is सेकेंड, टाइम है तो सेकेंड। तो ये टाइम पीरियड था कि तुमने प्लग किया, ये वाइब्रेट हुआ, लेकिन एक वाइब्रेशन में, एक बार वाइब्रेट होने में कितना टाइम लगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगा होगा, लेकिन कितना लगा वो बताओ। तो जितना भी लगा है, 0.1 सेकेंड लगा, 0.5 सेकेंड लगा, जितना भी लगा, दैट टाइम पीरियड, उसी को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड के बाद में ना हम लोग जो थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, थर्ड पॉइंट यहाँ पे एक तो एम्पलीट्यूड पढ़ लिया, दूसरा टाइम पीरियड पढ़ लिया, उसके बाद हम ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बाद हम लोग ले लेंगे वेवलेंथ, और उसके बाद हम लोग ले लेंगे वेव वेलोसिटी। बस यही 5 डेफिनेशन अगर तुमने पढ़ लिया, समझ लिया, तो ये तुम्हारा पूरा साउंड चैप्टर तुम्हारा क्लियर हो गया। तो चलो टाइम पीरियड तक तो समझ ही लिया है हमने। अब हम फ्रीक्वेंसी की भी बात कर लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या कहती है। देखो थर्ड पॉइंट आ रहा है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी हमसे क्या कहती है, फ्रीक्वेंसी को दिखाते हम लोग न्यू से, न्यू, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब ये हुआ ना कि ये हमारी स्ट्रिंग है, इसी स्ट्रिंग को तुमने ऐसे खींचा अपनी तरफ, जब तुमने स्ट्रिंग को खींच लिया अपनी तरफ और ये स्ट्रिंग अपनी जगह से वाइब्रेट होने लगी, ये स्ट्रिंग अपनी जगह से क्या हो रही है, वाइब्रेट हो रही है। जैसे ही ये स्ट्रिंग अपनी जगह पर वाइब्रेट होने लगी, हम ये देखते हैं कि 1 सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेट हुई। 1 सेकेंड में 10 बार वाइब्रेट हो गई, 20 बार वाइब्रेट हो गई, कितनी बार वाइब्रेट हो गई, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो हम इसको लिखेंगे, इट इज द नंबर ऑफ vibrations completed by particle of the medium in 1 second. It is the number of vibrations completed by the particle of the medium
इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में ये कितनी बार वाइब्रेट हो गया, उसी को हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पर हमने लिख देते हैं इट इज डिनोटेड बाय न्यू। देखो ये वी बनाया करो, थोड़ा सा ऐसा उसको ऐसा कर्व दे दो, बस वी बना के थोड़ा कर्व दे दो, तो ये न्यू कहलाता है, न्यू। इट इज डिनोटेड बाय न्यू, इट्स SI यूनिट इज पर सेकेंड, इट्स SI यूनिट इज पर सेकेंड और हर्ट्ज। साइंटिस्ट थे, उन्हें ऑनर करने के लिए हर्ट्ज ये यूनिट यूज कर रहे हैं, हर्ट्ज। और ये बात ध्यान रखो कि 1 सेकेंड में अगर तुम्हें लिखा जाए कि भाई ये 20 हर्ट्ज है, कहीं पर भी हम देखते हैं कि कितना इसका वाइब्रेशन, कितनी फ्रीक्वेंसी है, 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब 1 सेकेंड में वो स्ट्रिंग जो रही होगी वो 20 टाइम वाइब्रेट हो गई, 1 सेकेंड में 20 टाइम, ठीक है। अब उसके बाद होता है 20 किलो हर्ट्ज। 20 किलो का मतलब होता है 1000, के का मतलब क्या होता है 1000, सो 20,000 हर्ट्ज। अब 20,000 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड में ये जो स्ट्रिंग थी 1-2 बार नहीं, 20,000 टाइम वाइब्रेट हो जाएगी। उसको हम क्या कहते हैं कि इसकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। अब मैंने ये जो नंबर लिया है ना, ये खास तौर से लिया है क्योंकि यही वो रेंज है जिसमें हम सुन पाते हैं, ह्यूमन ईयर इसको रिस्पॉन्ड कर पाता है। 20 हर्ट्ज से नीचे अगर ये फ्रीक्वेंसी है तो हम उसको सुन नहीं पाएंगे, और 20,000 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो गई तो भी हम उसको नहीं सुन पाएंगे। तो हम बहुत ही लिमिटेड रेंज में सुन पाते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज ये हमारी लिमिट है, इसके बियॉन्ड हम सुन नहीं सकते हैं। ये हमने क्या पढ़ा अभी फ्रीक्वेंसी पढ़ ली। फ्रीक्वेंसी एकदम क्लियर हो गए हो, क्या है फ्रीक्वेंसी का मतलब, 1 सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेट हो गया, उसी को क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो हमने देखो अभी क्या क्या कवर कर लिया, एम्पलीट्यूड कवर कर लिया, मैक्सिमम वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लगा, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, 1 सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेट हुए, उसी को क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। अब ना हम लोग अगला पॉइंट ले लेते हैं वेवलेंथ का। ये मिटाना पड़ेगा बेटे क्योंकि बोर्ड पे जगह कम पड़ रही है, ये इतना मैं मिटा देता हूँ। देखते वेवलेंथ। वेवलेंथ ये जो 4th पॉइंट है ना, ये बड़ी काम का है। वेवलेंथ इसको हम लोग ना लैम्डा से डिनोट करते हैं, वेवलेंथ। जैसे देखो मैं तुमको स्टार्ट में दिखा रहा था कि ऐसे ऐसे कंप्रेशंस बनेंगे, फिर रेयरफैक्शन बनेंगे, फिर कंप्रेशंस बनना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर रेयरफैक्शन बनेंगे। तो इस तरह से ना 2 कंप्रेशंस के बीच में जो डिस्टेंस है वही वेवलेंथ होता है। क्या कहा मैंने, 2 कंप्रेशंस के बीच में या फिर 2 रेयरफैक्शन के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को क्या कहते हैं, वेवलेंथ। अब अगर मैं ऐसी वाली वेव दिखाऊं ना, जिसको ट्रांसवर्सल वेव भी कहते हैं, तो तुम्हें बहुत आराम से समझ में आ जाएगा कि ट्रांसवर्सल वेव में ये 2 पॉइंट्स के बीच का जो गैप है ना, इसी को क्या कहते हैं, वेवलेंथ। और वैसे यहाँ पर भी इसके बीच का भी जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। अच्छा, ये तो समझ तो गए कि क्या होता है वेवलेंथ, लेकिन इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। तो देखो ये जो हमारे पास जो हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है ना, ये जो स्ट्रिंग है इसको जब तुम प्लग करते हो, खींचते हो, तो ये अपनी जगह पर क्या होगा, वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, वाइब्रेट होगा। एक बार वाइब्रेट जो होगा, एक उसी को हम टाइम पीरियड भी कहते हैं,
कि मतलब इसका जो टाइम पीरियड था एक बार वाइब्रेट होने का, एक बार वाइब्रेट होने में जितना टाइम लिया, मतलब टी, वही होता ना टी, टाइम टेकन बाय द स्ट्रिंग टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन में जितना टाइम लगा उतने टाइम में वेव कितनी दूर गई, दैट इज द वेवलेंथ। सो हम लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव in one time period of the particle of the medium. Wavelength, it is denoted by lambda. Its SI unit is मीटर। ओके, तो एक टाइम पीरियड मतलब जब तक ये स्ट्रिंग एक वाइब्रेशन कंप्लीट करेगी उतनी देर में ये वेव कितनी दूर चली जाएगी, कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, उसी को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। वही क्या होता है, लैम्डा। हमें रिलेशन भी देखो समझ में आ रहा है कि जब तक ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट करेगी तब तक वेव कितना डिस्टेंस चलेगी, दैट इज द वेवलेंथ। अब इसके बाद देखो हम लोग अपनी ना अगली मतलब लास्ट डेफिनेशन ले लेते हैं, दैट इज वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी इसको हम ना v से दिखाते हैं। वेव वेलोसिटी बड़ी सिंपल सी बात है कि एक सेकेंड में तुम्हारी वेव कितनी दूर गई, उसी को हम क्या कहेंगे, वेव वेलोसिटी। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 second is termed as wave velocity. It is denoted by V. Its SI unit is मीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकंड में कितना मीटर गया, उसी को क्या बोलेंगे, वेव वेलोसिटी। कभी कभी इसको वेव स्पीड भी बोलते हैं, तो भी वही बात है कि एक सेकंड में आप कितने दूर गए, वही क्या होता है, वेव वेलोसिटी या फिर वेव स्पीड। तो इस तरह से हमने अपनी ये 4th और 5th डेफिनेशंस को भी कंप्लीट किया। तो एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। एम्पलीट्यूड मतलब ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को तुम जाके ऐसे खींच दो, जैसे ही खींच दोगे ये स्ट्रिंग क्या होगी, अपनी जगह से वाइब्रेट कर जाएगी, अपनी जगह पे क्या हो जाएगी, वाइब्रेट करेगी। मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका क्या, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन, उसी को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। डिनोट किससे करेंगे, ए से, इसके यूनिट क्या होगी, मीटर। अब टाइम पीरियड क्या होता है, एक वाइब्रेशन में जितना टाइम लगा दैट इज टाइम पीरियड, डिनोटेड बाय टी, यूनिट इज सेकेंड। फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड में कितने वाइब्रेशन हुए, दैट इज फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में कितने वाइब्रेशन हुए, उसी को फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। यूनिट है पर सेकेंड या फिर हर्ट्ज। डिनोट किससे करते हैं, बाय न्यू से डिनोट करते हैं। उसके दिख रहा है तुम्हें बेटा वहाँ पे, नहीं रुको मैं कैमरा थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ, हाँ अब देखिएगा, न्यू। उसके बाद वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ को हम लैम्डा से दिखाते हैं। वेवलेंथ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वेव ने, इन द बाय द टाइम दिस स्ट्रिंग कंप्लीटेड वन वाइब्रेशन, हाउ मच डिस्टेंस दिस वेव हैज कंप्लीटेड, और इसको दिखा यूनिट क्या है, मीटर।
वेव वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में वेव कितनी दूर चली गई, दैट इज द वेव वेलोसिटी। अब एक छोटा सा पॉइंट देखेंगे कि इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है। बेटा ये पांचों डेफिनेशंस हैं जिसके ऊपर पूरा साउंड चैप्टर बेस्ड है। अब ये आपस में कैसे रिलेटेड है वो समझो। लैम्डा इक्वल्स टू वी टी, ये एक रिलेशन है। दूसरा, टाइम इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी है इसको मैं स्मॉल एफ से अगर दिखा दूं तो टाइम पीरियड इज गोइंग टू बी 1 अपॉन एफ। फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं, कभी न्यू से भी दिखाते हैं, ठीक है ना, जैसे हम लोग अपने डेफिनेशन में देखें। तो मैं यहाँ पे एफ से दिखा रहा हूँ, स्मॉल एफ से दिखा रहा हूँ। सो टाइम is also time and frequency are related with this way that time is reciprocal of the frequency। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो t equals to lambda v into 1 by f, so lambda equals to v by f, so v equals to lambda f, ठीक है। तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ये दो ऐसे रिलेशंस मिल गए जिसके बेस पे हम अलग अलग न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर पाएंगे। बहुत इजी है, एक ही रिलेशन याद रख लो, लैम्डा इक्वल्स टू वी टी, जो कि इस डेफिनेशन से भी समझ में आता है। लैम्डा इक्वल्स टू वी टी और टी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अब रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो टी की जगह पे 1 अपॉन एफ लिख दो, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करोगे ये मिल जाता है। तो चलो हम कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं। देखो बच्चों ये क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गन इज़ फायर्ड, जैसे ही गन फायर किए उसकी जो धुआं निकला, मतलब ऑन द स्पॉट आपको दिखा वो धुआं, अब उसके 2 सेकंड के बाद, मतलब टाइम कितना लगा, आफ्टर 2 सेकेंड तुम्हें वो साउंड सुनाई दिया। ध्यान रखो, जैसे दूर से कोई चीज़ फायर की गई, धुआं दिखा, मतलब ऑन द स्पॉट दिखा, बिकॉज लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है तो वो हमें सबसे पहले वो लाइट दिखी, लेकिन आवाज़ कितनी देर के बाद सुनाई दिया, 2 सेकेंड के बाद। एंड वेलोसिटी ऑफ द साउंड कितना दे रहे हैं, 340 मीटर पर सेकेंड। कितने डिस्टेंस पर वो ऑब्जेक्ट है ये हमें बताना है, वो फायरिंग जो की गई वो कितने डिस्टेंस पे की गई। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो तुम्हें पता है वेलोसिटी का सिंपल फॉर्मूला लगा दो, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क है कि वो ऑब्जेक्ट कितनी दूर पे था, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितना दिया है 340, टाइम कितना दिया है 2 सेकेंड, तो वो जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया 680 मीटर। 680 मीटर मतलब वो जो पर्सन होगा वो लगभग 680 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा होगा। जब उसने गन फायर किया तो उसका जो धुआं निकला वो तो दिखा, और आवाज़ कितनी देर के बाद सुनाई दी हमें, 2 सेकेंड के बाद। अब देखो होता क्या है ना कि रेनी सीजन में भी देखो बिजली जब चमकती है तो सबसे पहले तुमको बिजली की चमक दिखाई देगी और उसकी थोड़ी देर के बाद फिर तुम्हें साउंड सुनाई देता है। इसका रीज़न ये है कि जो लाइट है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यह है स्पीड ऑफ द लाइट। जबकि साउंड की जो स्पीड है वो उसके सामने कुछ नहीं है, 340 मीटर पर सेकेंड, और वो 3 × 10⁸ मीटर, 3 करोड़ मीटर पर सेकेंड में कवर करती है लाइट, और ये ओनली 340 मीटर। तो इस वजह से हमें दिखाई तो पहले देती है वो बिजली जब चमकती है तो, लेकिन उसकी साउंड वो हमें थोड़ी देर के बाद सुनाई देती है। हालांकि दोनों एक ही टाइम पे चलना शुरू करते हैं, लेकिन लाइट फास्ट चल जाती है, पहुंच जाती है, और साउंड धीरे धीरे आता है। तो ये ऐसा होता है। एक और क्वेश्चन लेंगे बेटा। तो देखो बेटा ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, अ साउंड वेव ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ दिस मच। तो वेव वेलोसिटी दे दिया 339 मीटर पर सेकेंड की, ये वेव वेलोसिटी है। इफ़ इट्स वेव लेंथ लैम्डा दे रहे हैं 1.5 सेंटीमीटर, यूनिट पे ध्यान देना।
हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, हम लिख देंगे 1.5 इंटू 10⁻² मीटर। सी का मतलब होता है 10⁻²। वॉट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन मार्क है और फिर बोल रहे हैं वेदर इट इज ऑडिबल और नॉट। ठीक है, एक रिलेशन देखो तुम्हें याद है, लैम्डा इक्वल्स टू वी.टी, इतना तो याद रखो, पहला एक रिलेशन। दूसरा रिलेशन कहता है कि टी का मतलब होता है 1/फ्रीक्वेंसी, तो लैम्डा इक्वल्स टू v/f हो गया। अब v इक्वल्स टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, v/लैम्डा। तो इस तरह से ना तुम्हें कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम उसको आंसर कर पाओगे। अब फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन मार्क है, इसलिए मैंने फ्रीक्वेंसी को एक तरफ ले लिया, बाकी वैल्यूज़ अलग कर दी। अब फ्रीक्वेंसी की को फाइंड आउट करना है, v कितना है, हमें कितना दिया 339, डिवाइड किससे करना है 1.5 इंटू 10⁻² मीटर से। यहाँ पे चलो हम डिवाइड करके देखते हैं। अभी ये 10⁻² ऊपर की ओर जाएगा, 339 इंटू 10 पॉजिटिव बनेगा, 1.5 है, 1.5 है, मैं नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ऊपर भी कर देता हूँ। नाउ इट बिकम्स 339 इंटू 10⁻3/15। ठीक है ना, ये 10 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया तो 15 हो गया। अभी 339 को जब तुम 15 से डिवाइड करोगे, 15 2 जा 30 हो गया, 3 आ गया। अब ये 9 को नीचे उतार लो, 15 2 जा अगेन 30, 9 आ गया, डेसिमल लेके 0 ले लो, 15 6 जा 90, ये ख़त्म हो गया। डिवाइड किया तो मुझे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी मिल गई, यहाँ पे लिखता हूँ, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल गई 22.6 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड है, उसको हम लोग हर्ट्ज़ में लिखेंगे। क्या लिखेंगे 22.6 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज़, और इस यही बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी होगा 22.6 इंटू 10⁻³ को हम के बोलते हैं 1000 हर्ट्ज़, 22,600 हर्ट्ज़। हमें ये पता है कि ह्यूमन ईयर जो है ना वो 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक को रिस्पॉन्ड करता है बस, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 22.6 हो गया, इसलिए इसको हम, ये हमारे लिए क्या रहेगा, ऑडिबल नहीं रहेगा, इट विल बी नॉन ऑडिबल। सो अपना आंसर लिख देंगे नॉन ऑडिबल, इट विल बी नॉन ऑडिबल, इट विल बी नॉन ऑडिबल। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे हमने सॉल्व किया। पहले हमें वेलोसिटी दी गई थी, हमें वेवलेंथ भी दिया था, रिलेशन हमें याद है लैम्डा इक्वल्स टू वी.टी, टी इज़ 1/फ्रीक्वेंसी, तो टी की वैल्यू जब रखोगे तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। ये दो याद करोगे, इसके यहाँ का कोई भी क्वेश्चन तुम्हें आ जाएगा। लैम्डा इक्वल्स टू वी.टी एंड टी इक्वल्स टू 1/f, ये दो रिलेशन हैं। क्या है, लैम्डा इक्वल्स टू वी.टी एंड टी इक्वल्स टू 1/f। तो जब t इक्वल्स टू 1/f तुम क्वेश्चन में रख दोगे तो वहाँ से फ्रीक्वेंसी तुम रिलेट कर लोगे, तो फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब फ्रीक्वेंसी में जब वैल्यूज पुट किया, सिंप्लीफाई किया, तो तुम्हें कितना मिला 22,600 हर्ट्ज़, और ऑडिबल रेंज इतना ही है 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़, इसलिए वो क्या हो जाएगा, नॉन ऑडिबल। ठीक है बेटा, मेहनत से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। हम फिर मिलेंगे अपने किसी अगले वीडियो में। आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।